अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीक 7। वीक 7 में हम कवर करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, देन वी विल कवर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड देन वी विल कवर टू कीवर्ड्स ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो वाहिद टर्नरी ऑपरेटर है जो कि सी प्लस प्लस में मौजूद है। टर्नरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको 3 ऑपरेंड यूज करने पड़ते हैं। ऑपरेंड मीन्स को जो ऑपरेटर के लेफ्ट या राइट साइड पे हम बेसिकली यूज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इन बाइनरी ऑपरेटर्स ए प्लस बी, तो ए वाज अ वेरिएबल प्लस ऑपरेटर था, बी वाज अ सेकंड वेरिएबल। तो जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं यूजली उनके दो तरफ हम कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई वेरिएबल यूज कर रहे थे। तो जो कंडीशनल ऑपरेटर है हमारा, कंडीशनल ऑपरेटर जो है उसके अंदर आप 3 ऑपरेंड्स यूज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स सिंटैक्स। इसका जो सिंटैक्स है उसके अंदर 2 सिंबल्स इन्वॉल्व है। पहला सिंबल जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क का है और सेकंड सिंबल जो है वो आपका कोलन है। तो अब ये जो दोनों सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो कोलन। तो सिंटैक्स क्या रहेगा कि आपके क्वेश्चन मार्क के पीछे एक एक्सप्रेशन देना, ठीक है। एक एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क दोगे, उसके बाद आप सेकंड एक्सप्रेशन दोगे। ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये कोई वैल्यू भी हो सकती है, ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है। यू विल डिस्कस दिस इन डिटेल। और उसके बाद आपके पास कोलन की साइन एंड देन आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन भी हो सकता है। दिखने में बड़ा सिंपल सा ऑपरेटर लगता है, लेकिन इट कैन डू अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। इसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इवेंचुअली आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस तरह के एक्सप्रेशंस पे काम कर सकता है। ओके, फिर जो तरीकेकार होगा इसके चलने का वो ये है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो यूजली हमारी एक कंडीशन होगी। यूजली क्या, ज़्यादातर हमारी एक कंडीशन ही होगी, ठीक है। कंडीशन इन सेंस क्योंकि खाली यहाँ पर बूलियन वैल्यू यूज करने भी कर सकते हैं हम कि हम यहाँ से एक्सप्रेशन की जगह एक बूलियन वैल्यू ले लें जो कि ट्रू हो या फॉल्स हो, बट इट विल नॉट मेक मच सेंस क्योंकि अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो कोड को कम करने के लिए यूज़ करते हैं या कोड को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप बूलियन वैल्यूज यूज़ करोगे कर सकते हो, लेकिन उसमें कोड शॉर्ट होने वाला फैक्टर जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो उसकी भी एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक एक्सप्रेशन आएगा जो कि बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, एक आपका टेस्टिंग स्टेटमेंट होगी। वो टेस्टिंग स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो ट्रू होने पे अगर वो टेस्टिंग कंडीशन ट्रू हो तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, एक्सप्रेशन 2 सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो आपका एक्सप्रेशन 3 वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। प्रोडक्ट ट्रू पे आपके एक्सप्रेशन 2 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और फॉल्स पे आपका जो है एक्सप्रेशन 3 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यूजली ये एक्सप्रेशन या ये वैल्यू या ये वेरिएबल, उनकी वैल्यू हम किसी वेरिएबल में ही कॉपी कर रहे होते हैं मोस्टली, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप इसको बहुत वास्ट वैरायटी तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो लेट्स see this example. Conditional operator as you have seen in the previous slide तकरीबन if else जैसे ही है। सो जितने भी टास्क आप इफ एंड एल्स के थ्रू कर सकते हो वो सारे के सारे टास्क कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हो सकते हैं। जो टास्क कंडीशनल ऑपरेटर कर सकता है वो हम सारे के सारे इफ एंड एल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यूजली इसको यूज उसमें किया जाता है जब हमारे पास कोड को हमें शॉर्ट करना हो या कोई चीज़ शॉर्ट करके लिखनी हो। तो इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पर आप कर क्या रहे हो कि आप एक इसी स्टेटमेंट में जो वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हो उनमें से एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल बी। हमारा टास्क ये है कि हमें मालूम करना है कि इन दोनों में से जो है वो बड़ा वेरिएबल कौन सा है और जो भी बड़ा वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो कॉपी किसके अंदर हो जाए, सी के अंदर। सो अगर इसमें ए बड़ा होगा बी से तो सी की वैल्यू ए हो जाएगी, अदरवाइज सी की वैल्यू जो है वो बी हो जाएगी।
तो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड, आप यहाँ देख सकते हो मिक्स एंड मैच ऑफ ऑपरेटर्स है, लेकिन हम इसको वन बाय वन कवर करते हैं। हमारा टर्नरी ऑपरेटर तो यहाँ नजर आ रहा है कि हमने क्वेश्चन मार्क इन कोलन यहाँ दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसके पीछे आनी थी वो थी एक्सप्रेशन 1, जो कि हमारी टेस्टिंग कंडीशन है। सो बेटर टू इनक्लोज इट इन ब्रैकेट्स, क्योंकि जब आप डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ इसको मिक्स एंड मैच करोगे तो क्लियरिटी के लिए और कंपाइलर कंफ्यूज ना हो उसके लिए हमें ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ हम अगेन कंपेयर कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू जो कि ए है ये कॉपी हो जाएगी जाकर सी के अंदर। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये ए जो है वो कॉपी हो जाएगा सी के अंदर अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपकी जो बी वाली वैल्यू है ये जाकर कॉपी हो जाएगी सी वेरिएबल के अंदर। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स देख सकते हैं हम यहाँ पे? नंबर 1 हम यहाँ पे कंपैरिजन ग्रेटर देन ऑपरेटर देख रहे हैं। उसके अलावा वो कंपैरिजन ऑपरेटर टर्निटी ऑपरेटर के अंदर यूज हो रहा है, और इस सारे का आंसर जाकर इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू सेव हो रहा है सी के अंदर, जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रेसिडेंस की बात आ जाती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के आपके यहाँ सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले तो कंपैरिजन स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, ये सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी जो कि ब्रैकेट में बंद है इस स्टेटमेंट को चलाएगा। इस स्टेटमेंट को चलाने के बाद इस स्टेटमेंट का जो भी आंसर आएगा वो होगा आइदर ट्रू और होगा फॉल्स। वो ट्रू और फॉल्स इधर आ सकता है, उसको फिर ये टर्नरी ऑपरेटर के बाद एक्टिवेट होगा। टर्नरी टर्निटी ऑपरेटर जो है या जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है वो क्या करेगा? आइदर ए को सिलेक्ट करेगा या फिर बी को सिलेक्ट करेगा। सो इन दोनों में से जो भी वैल्यू सिलेक्ट होती है इस कंडीशन के डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर जो भी वैल्यू सिलेक्ट होगी देन एक्टिवेट होगा असाइनमेंट ऑपरेटर और वो वैल्यू जाकर असाइन हो जाएगी सी को। सो लेट्स डू सम एग्जांपल। एक तो यही सेम एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर ये सेम कोड ही हमने प्लेस किया है और इस कोड को हम देखते हैं। So we have created 3 variables, integer a, b and c. We have asked user to enter 2 variables, variable a and b. और cin को आप देख सकते हो कि cin के अंदर हमने जो एक्सर्शन ऑपरेटर है वो 2 दफा इस्तेमाल किया है। इट इज पॉसिबल कि हम एक ही cin के थ्रू 2 वैल्यूज ले सकें। सो उसके बाद जब a और b की वैल्यू हम इनपुट ले लेंगे तो c के अंदर यही जो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है जो अभी हमने डिस्कस की। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशनल ऑपरेटर वो डिसाइड करेगा कि आया ए सी में कॉपी होना चाहिए या बी होना चाहिए। सो इट दिस प्रोग्राम विल बिहेव डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसको रन करते हैं। इवेंचुअली लास्ट पे हमें ये बता देगा कि जो लार्जर नंबर है वो कौन सा है ना। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हम दे रहे हैं 12 स्पेस, बी की वैल्यू हम दे रहे हैं 43। So the larger number is 43. Let's run it again. Now for example हम A की वैल्यू दे रहे हैं 55 and B की वैल्यू दे रहे हैं 12. Enter. Now the larger number is 55. So depending on the value of A and B, ये अपने आंसर्स जो है उनको डिफरेंट वेज में शो करेगा। ओके, नाउ लेट्स गेट टू एग्जांपल 2 जो कि एग्जांपल 1 जैसी ही है लेकिन हमने थोड़ा सा उसको चेंज किया। Again we have only 2 variables. हमारे पास वेरिएबल c नहीं है इस दफा। हम वही a और b की वैल्यू एंटर करवा रहे हैं। a और b की वैल्यू एक ही cn की थ्रू इनपुट ले रहे हैं, लेकिन इस दफा हमने टर्नरी ऑपरेटर को या अपने कंडीशनल ऑपरेटर को सी आउट के अंदर ही इस्तेमाल किया। तो दिस टाइम आपने सी आउट के अंदर ही कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करना है। आप इसके लिए अलहदा से वेरिएबल के अंदर वैल्यू कॉपी नहीं करी। तो वी आर जस्ट सीइंग द पॉसिबिलिटीज कि इसको ऑपरेटर को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं किया, हमने तीसरा वेरिएबल नहीं यूज किया। सो जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी आंसर आ रहा है, सी आउट उस वैल्यू को कैच करे और सी आउट उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे। सो बीच में से हमने थर्ड वेरिएबल को ही ओमिट कर दिया। सो प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा।
लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा कि इस दफा ये स्टेटमेंट यहाँ इवेलुएट होगी सी आउट के अंदर, कंपेयर करेगा ए एंड बी को, ठीक है। एंड आई हैव स्किप्ड द ब्रैकेट फ्रॉम हियर, तो आप ये शो करने के लिए कि यहाँ ब्रैकेट लगाना लाजमी नहीं होता, क्योंकि हम वैल्यू सी में कॉपी करवा रहे थे और थोड़ा मिक्स एंड मैच था, तो उसको इवेलुएट करने के लिए, उसको क्लियर देखने के लिए उस तक ब्रैकेट लगाए गए थे। लेकिन अब जो है वो आपने क्या किया है, आपने जो है वो ए और बी को यहाँ कंपेयर करवाया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, देन ट्रू वाली वैल्यू है, देन कोलन है, देन फॉल्स वाली वैल्यू हो, और इस पूरे के पूरे को आपको ब्रैकेट के अंदर रखना लाजमी है। रीजन ये है कि सी आउट कंफ्यूज होगा, सी आउट को ग्रेटर देन का निशान कंफ्यूज करेगा, बिकॉज इसके सिंटैक्स में शामिल है लेस देन ग्रेटर देन सी आउट सी इनके, तो इट बेसिकली कंफ्यूजेस इट। सो इसको क्लैरिटी देने के लिए हम इन ब्रैकेट्स के अंदर ही इसको रखेंगे। तो इसको रन करते हैं, इसका वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था, आपने दो वैल्यूज दी, एंटर किया और इसमें लार्जर वैल्यू जो है वो बता दे। ओके, लेट्स गेट टू एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, एज आई टोल्ड यू के इसको वास्ट वैरायटी में यूज कर सकते हो आप कंडीशनल ऑपरेटर को। So we are seeing the nesting of conditional operator. For example, एक conditional operator के अंदर दूसरा conditional operator कैसे यूज किया जा सकता है। Our goal is कि अब हम तीन नंबर्स को कंपेयर करें और तीन नंबर्स में से वो हमें ये बताए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनपुट के लिए हम ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं और सी ले रहे हैं, ठीक है। हमने एंटर ए बी सी कर दिया इसके दफा, और हमें अगेन वो वेरिएबल बीच में स्किप कर दिया है, वेरिएबल डी ले सकते थे, लार्जर नंबर्स में स्टोर करवा सकते थे, बट नाउ यू हैव गॉटन द पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू किसी में असाइन करवाओ, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को सी आउट के थ्रू प्रिंट करवा सकते हो। सो इसलिए अब अपने फोर्थ वेरिएबल बीच में से निकाल दिया है, वैल्यू को सेव नहीं करें। यस, अगर आपको प्रोग्राम में वो वैल्यू कहीं आगे इस्तेमाल करनी है तो यस आपको वो वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर आप लार्जर वैल्यू डालोगे, लेकिन फिलहाल हम वी आर नॉट यूजिंग दैट एनीवेयर, हम सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो सी आउट के अंदर रखना भी काफी है। सो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आती है कि हमने क्या किया, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, बहुत सारे सिंबल, बहुत सारे एबीसी। सो लेट्स गेट इट वन बाय वन कि ये किस तरीके से हो रहा है। बेसिकली अगर हमें एक से ज्यादा नंबर कंपेयर करने, फॉर एग्जाम्पल तीन नंबर्स कंपेयर करने हैं, तो हमें पहले इसको ये पूछना है कि यार ये चेक करो कि ए और बी में से बड़ा कौन सा है। सो ए और बी में से जो भी नंबर बड़ा निकले, तो पहली बात तो वो बड़ा है, सो हो सकता है वही बड़ा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सी उससे बड़ा हो। तो हमें पहले तो ये मालूम करना है कि ए और बी में से, इसको कमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ए और बी में से, इन दोनों में से जो लार्जर नंबर है वो कौन सा है। तो हमें इन दोनों में से लार्जर नंबर पता लग जाए तो हम उस लार्जर नंबर को फिर जो भी हो कंपेयर करें, यानी इसका जो भी आंसर हो वो एक आंसर होगा, उस आंसर को हम कंपेयर करेंगे सी से, फिर हमारी ये कंपेरिजन चलेगी कि इस ए और बी में से जो भी बड़ा आया है उसको फिर अब कंपेयर करो जाकर सी से। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसा कर सकते थे कि आप एक वेरिएबल डी क्रिएट करते हो और डी में ए और बी को कंपेयर कर देते, डी में वो वैल्यू आती जो कि बड़ी होती, उसके बाद उस डी को सी से कंपेयर कर लेते, ठीक है। लेकिन अगेन नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाती, और हम टर्नरी ऑपरेटर, ये जो कंडीशनल ऑपरेटर देख रहे हैं, उसका मेन रीजन यही है कि हम अपनी कोड को कम करना चाहते हैं। अदरवाइज मैंने आपको कहा और मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो भी इस कंडीशनल ऑपरेटर से किया जा सकता है वो सारा का सारी कोड इफ एंड एल्स में आप लिख सकते हो। सो यहाँ ये है कि अगर ये एग्जाम्पल इफ एल्स में लिख रहे होते तो हमें शायद 6 to 7 लाइन का इफ एंड एल्स लिखना पड़ता, जिसके अंदर हर इफ देन इफ एल्स देन एल्स के अंदर हमें सी आउट की स्टेटमेंट देनी पड़ती कि अगर ए बड़ा है तो ए डिस्प्ले कर दो, वरना चेक करो बी तो कहीं बड़ा नहीं है सी से, यानी इन दोनों में से जो भी बड़ा आ रहा है उसका जो आंसर आ रहा है उसको सी से कंपेयर करो, और इन तीनों में से जो भी बड़ा हो उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। लेकिन वो लाइन तकरीबन 7 से 8 लाइन पे जाती, और यहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम सिर्फ एक लाइन में सॉल्व की है। तो यहाँ हो क्या रहा है, नंबर 1, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके इस स्टेटमेंट पे आ जाओ जो फेमिलियर है, हमने पहले भी देखी है कि हमने यहाँ पे क्या किया, ए और बी को कंपेयर किया, ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। ए और बी को हमने कंपेयर किया, उनमें से जो भी बड़ा है, अगर ये वैल्यू कंडीशन ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी अगर बड़ा है तो ए सिलेक्ट कर ले,
अदरवाइज बी सिलेक्ट कर ले। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ए का सिलेक्ट कर लेगा, अदरवाइज बी सिलेक्ट कर लेगा। मीन्स इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैथ्स में होता है, आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो और स्टेप बाय स्टेप जब वो सॉल्व हो जाती है उसकी जगह आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू डाल देते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जब ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, एक काम करते हैं, ए और बी की वैल्यूज ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 12 है। प्लीज ये कोड इसका मत राइट करना, आपको बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, हम इमेजिनेशन के लिए ये लिख रहे हैं। जब आप कोड टाइप करोगे तो एज इट इज जैसा लिखा है वैसे ही टाइप करोगे। सो बी जो है वो हमारे पास 34 है एंड सी जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, चलो सबसे बड़ा कर देते हैं, 54 है। ठीक है, सो इवेंचुअली हमारे पास सी बड़ा है, हम तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ह्यूमन डिसीजंस जो हैं वो सेकंड्स के अंदर लिए जाते हैं। सो हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं। अब लेट सपोज अगर हम इसको मैथ की तरह ही सॉल्व करें तो जब हमारा ये स्टेटमेंट चलेगी ए ग्रेटर देन बी और उसको सिलेक्ट करना है कि आयर ए सिलेक्ट करे या फिर बी सिलेक्ट करे, तो यहाँ क्या सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर वो बी को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा बी। ठीक है, फिर अब ये चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चलने से पहले यहाँ पे जब इसको ये बी से रिप्लेस कर रहा होगा तब ये जब पूरे कोड को एनालाइज करेगा तो उसको ये स्टेटमेंट भी मिलेगी। ठीक है, जिसको रिजॉल्व करनी है। लेकिन लेट्स रिजॉल्व इट फर्स्ट कि इसका आंसर जो आया वो आया है बी, जो कि है 34। ये कंपेयर करेगा कि 34 और 54 में से कौन सा बड़ा है। तो इसको क्या सिलेक्ट करना है, सी। तो ये इवेंचुअली सी को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम इस वाले बीच वाले पार्ट पे तो पहुंचे ही नहीं। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर अपने जो बी है उसको बढ़ा ले लेते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे तो बी ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो पिछली वाली कंडीशन अभी भी ट्रू आ रही है, ए और बी में से बी ही बड़ा है। तो जब यहाँ पे कंपेयर करेगा बी ग्रेटर देन सी तो ये वैल्यू आ रही है ट्रू। ट्रू वैल्यू आने पे इसको फिर ये इवैल्यूएट करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें लगता तो ये है कि ये सिलेक्ट किसको कर ले, बी को कर ले। ठीक है, यहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए बी। लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं, हम इसको तीनों तीनों सिनेरियोज में डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ पे बी क्यों नहीं लिखा। फिलहाल यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे फिर कंपेयर कर रहा है ए और बी को, और ए और बी को कंपेयर करके ये मालूम कर रहा है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो बड़ा जो है वो ट्रू में भेज दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ चेक करेगा, ये नहीं है बी, इसको सारे को रिप्लेस कर देगा डी से। तो इसकी जगह आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर होगा बी। तो इवेंचुअली आपकी ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की बन जाएगी कि बी ग्रेटर देन सी है, कंडीशन अगर ट्रू है तो बी रिटर्न कर दो, यहाँ पे बी रिटर्न हो जाएगा। सबको दोबारा वैसे ही करते हैं। ठीक है, वैसे ही लेके जाते हैं। अब की दफा ए जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब की दफा अगर ए सबसे बड़ा है तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने यहाँ पे बी लिख दिया होता, ठीक है, तो अब देखते हैं उसका फर्क क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख देते हैं, हमने यहाँ पे बी लिख दिया। अब आप यहाँ पे नोट करो कि अब आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो या ए और बी में से कौन सा बड़ा है। ये क्या किसको चूज कर रहा है, ए को। सो इस पूरी कंडीशन की जगह इसने क्या रखा है यहाँ पर, ए। और अब आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो कि जब ए और सी से बड़ा कौन सा है, तो क्या यहाँ पे ए की वैल्यू है, नहीं। प्रॉब्लम शुरू हो गई यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे हम बी नहीं रख सकते थे, हमें यहाँ पर वही स्टेटमेंट चाहिए थी जो थी। रीजन ये है कि यहाँ पे कंपेयर करेगा कि ए और बी है, में से बड़ा कौन सा है। इसको आंसर मिला ए, इसने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया ए से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है कंडीशन ये आ गई। जब ये कंडीशन चेक होगी ए और बी में से ग्रेटर कौन सा है, तो इसको इससे पहले कि आंसर निकाले इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि भाई ए और बी में से ग्रेटर कौन सा था। तो आंसर यहाँ पे मिलेगा ए, दोनों में से ग्रेटर ए था। इवेंचुअल हमारी लास्ट स्टेटमेंट जो है कंपाइलर ये बना देगा। अगेन ये स्टेप्स हमें नहीं करने पड़ेंगे कि कंपाइलर खुद ही कर रहा होगा, वो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेसर को चीजें भेजता जाएगा। और जैसे मैथ सॉल्व हो रही होती है, प्रोसेसर मैथ में इन वैल्यूज को रिप्लेस कर रहा होगा और उसको आंसर मिलकर फाइनली हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा। तो इवेंचुअली आखिर में ये कहेगा कि ए और सी में से कौन सा बड़ा है। कंडीशन होगी ए के लिए ट्रू कि ए बड़ा है, तो हमें ट्रू वाली एक्सप्रेशन ये जो है वो सी आउट में डिस्प्ले हो जाएगी।
इसको अपनी पहली फॉर्मेट में वापस ले जाते हैं जैसे प्रोग्राम था। अगेन जब आप प्रोग्राम टाइप करोगे हैंडआउट्स में जो प्रोग्राम है वो आप इसी तरीके से ऐसे ही टाइप करोगे। तो रन करते हैं इसको ए बी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम ए को बड़ा कर देते हैं 1 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3। इस तक हमारा ए बड़ा है, आंसर सही आ रहा है। ठीक है, दोबारा चलाते हैं। अब की दफा हम बी को बड़ा करेंगे 2 2 2 सॉरी 2 2 1 1 1 एंड 3 3। बी बड़ा है, अगेन सही चल रहा है बिल्कुल। अब की दफा जो है हम सी को बड़ा करेंगे 2 2 3 3 एंड 1 1। ओ सॉरी 2 2 3 3 एंड 1 1 1। ठीक है, अगेन सी बड़ा है। तो आपने ये भी देखा कि इनपुट जब मैं दे रही हूँ, मल्टीपल इनपुट दे रही हूँ स्ट्रिंग के थ्रू, मैंने मिटा के सही भी कर लिया। ठीक है, तो ये स्पेस से गेट कर रहा होता है। आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो या आप यहाँ पे टैब दे सकते हो, जिससे इसको पता लग रहा होता है कि आप इनपुट क्या दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 43 टैब 65 टैब 2 1। तो 65 उसने वही टैब की वजह से जो सेकंड वैल्यू थी उसको 65 ही कंसिडर किया है। हाँ, एंटर अगर आप करोगे तो एंटर के थ्रू भी दे सकते हो, बट अगेन इट डजंट लुक गुड। ठीक है, तो एंटर के थ्रू भी इनपुट आ सकता है, यस। बट जो जो लुक बेहतर नजर आती है वो स्पेसेस या टैब के थ्रू ही नजर आती है। अदरवाइज आप एंटर कर करके भी सीन को 3 वैल्यूज दे सकते हो। तो हर वैल्यू के बाद एंटर प्रेस करो, इवेंचुअली लास्ट वैल्यू के बाद एंटर जो है वो आप प्रेस कर दोगे। लेट्स गो टू एग्जाम्पल 4 नाउ, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। एग्जाम्पल 4 के अंदर हमने एक लूप चलाया है 0 से लेकर 80 तक। सो लूप चलेगा 0 से लेकर 79 जे की वैल्यू तक। देन आपने क्या किया है कि कैरेक्टर क्रिएट किया है सी एच, और सी एच के अंदर आप कॉपी कर रहे हो इनमें से एक वैल्यू। वैल्यू किस बेस पे सिलेक्ट होगी? इस कंडीशन की बेस पे। कंडीशन क्या आ रही है? जे और रिमाइंडर ऑपरेटर 8। हम ऑलरेडी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है उसकी जगह वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ सकती हैं, और न्यूमेरिक वैल्यूज में पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो ट्रू होती हैं और जीरो जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज दोनों ट्रू, यानी नॉन जीरो वैल्यू जो है वो ट्रू कहलाती है और सिर्फ जीरो वैल्यू जो है वो फॉल्स कहलाती है। तो जब जे की वैल्यू जीरो होगी और यहाँ कंडीशन चलेगी जे रिमाइंडर ए, तो आंसर यहाँ पे आएगा जीरो। तो जैसे ही आंसर जीरो मिलेगा कि किसको सिलेक्ट करेगा? फॉल्स वाले को। और फॉल्स वाले में क्या है कि वो सिंगल कोटेशन के अंदर एक्स है जिसकी वैल्यू हम किस में कॉपी करवा रहे हैं? सी एच के अंदर। ठीक है, सो हमें पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम सी एच में वैल्यू कॉपी करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हम यहाँ अब सी एच में डायरेक्ट वैल्यू देने के बजाय सी एच को भी टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू डिसाइड करवा रहे हैं कि आया वो ये वाली वैल्यू वेरिएबल में कॉपी करे या फिर ये वाली करे। तो जब जे की वैल्यू जीरो होगी तो एस कॉपी हो जाएगा। जब जे की वैल्यू 1 होगी, 1 रिमाइंडर 8, रिमाइंडर आएगा 1। तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू है और नॉन जीरो वैल्यू जो है वो हमारे पास ट्रू कहलाती है। तो ये स्पेस जो है वो कैरेक्टर के अंदर कॉपी कर देगा। इसी तरह 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 6 7 तक एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेगा। जब वैल्यू हो जाएगी 8, तो 8 रिमाइंडर 8, अगेन आंसर आएगा 0। और जैसे ही आपको आंसर मिलेगा 0, दैट इज फॉल्स। फॉल्स पे जो है वो एक्स अगेन कॉपी हो जाएगा सी एच के अंदर। तो ये डिफरेंट बेसिकली अगेन ये उसी तरीका से हम कह रहे हैं जैसे हमने पहले कहा था कि स्क्रीन पे पोजिशनिंग के लिए हम कर सकते हैं। तो ये 0 पे, 8 पे, 16 पे, 24 पे, 32 पे, 40 पे, देन 48 पे, 56, 64, 72 एंड फाइनली 80 तक तो वैल्यू हमारी पहुंच ही नहीं रही। ठीक है, लेस देन 80 तक क्योंकि लूप चल रहा है। तो इन सब वैल्यूज पे जो है वो आपको एक्स मिलेगा, और जो बाकी वैल्यूज जे की जनरेट होंगी उन सारी वैल्यूज पे जो है वो स्पेस की साइन मिलती हुई जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली सिर्फ इन्हीं वैल्यूज पे जो है वो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, और जीरो आने के रिमाइंडर जीरो आएगा, और रिमाइंडर जीरो आने की वजह से जो है वो फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज बाकी सारी वैल्यूज पे ये ट्रू कंसिडर करता रहेगा। तो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करेगा। पैटर्न इज नॉट वेरी फाइन क्योंकि स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा है, फॉन्ट साइज।
तो ये देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप पे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ। तो एट्थ यानी 7 स्पेसेस आ गई बीच में, उसके बाद अगेन एक्स आ गया, उसके बाद फिर से 7 स्पेसेस आ गई, और फिर इस तरह इवेंचुअली ये सारे एक्सेस को विद 7 स्पेसेस जो है वो प्रिंट करता हुआ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा एक लास्ट चीज डिस्कस कर लें। सी आउट में भी आप डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो इस कंडीशनल ऑपरेटर को। फॉर एग्जाम्पल, you have a variable a and you are asking for a number, and then in a taking input of in that number। इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक कंडीशन इसको चेक करवा, ठीक है, कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये प्रिंट करे ग्रेटर देन 10। सॉरी, क्वेश्चन मार्क आना था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ट्रू होने पे क्या करें, अब की दफा हमने क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग, ताकि सी आउट में अगेन ये पूरा का पूरा एक डिसीजन दे दिया है। अगर ये वैल्यू ट्रू, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ए की वैल्यू 10 से बड़ी हुई, तो ये प्रिंट कर देगा ए ग्रेटर देन 10, अदरवाइज प्रिंट कर देगा लेस देन 10। लेट्स ट्राई इट। दिखने में ये कंडीशन सही लग रही है, लेकिन यहाँ अगर आप नोट करो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि सी आउट ये समझेगा कि मुझे ए ग्रेटर देन 10 का आंसर प्रिंट करने के लिए कहा जा रहा है। सो सी आउट को कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और इस पूरी पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट को या कंडीशनल ऑपरेटर वाली स्टेटमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, ठीक है। एंटर नंबर, फॉर एग्जाम्पल 54 ग्रेटर देन 10। दोबारा चलाते हैं, एंटर नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 लेस देन 10, ठीक है। अगर मेरी बात को भी प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से ब्रैकेट हटा के देखते हैं। अब इसको चलाते हैं, ठीक है। अगेन एंटर नंबर 23 saying 1 because the condition is true, and जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये 1 प्रिंट कर रहा होता है। ये बेसिकली कर क्या रहा है कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को रन कर रहा है, और बाकी सारा पार्ट वो रन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन बेसिकली वो इस कंडीशन को भी सी आउट के बाद प्रिंट कर रहा है। बाकी सब चीजें कंपेयर हो रही है, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा। तो इवेंचुअली इट मेक्स कंपाइलर कंफ्यूज, इसलिए हम सबको ब्रैकेट के अंदर बंद करना लाजमी है। Okay, let's stop here for conditional operator. अब again there are hundreds of ways जिस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, but due to shortage of our time and our course की requirement की वजह से हम आगे चलते हैं। So now let's start with logical operators। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो तीन तरह के हैं, मतलब एक एंड ऑपरेटर है, एक और ऑपरेटर है, और एक नॉट ऑपरेटर है। इनके सिंबल्स भी हैं, इनका स्पेसिफिक काम है, उसको डिस्कस करते हैं। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनसे बेसिकली हम एक कंडीशन टेस्ट करवाते हैं, और उसका आंसर या तो आता है ट्रू या फिर आता है फॉल्स। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन टेस्ट करवाना चाह रहे हो तो हम ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट वेज में इस्तेमाल होते हैं। इनको एक एक करके हम देखेंगे। सही तरह की कंडीशन बनाने के लिए प्रॉपर लॉजिकल ऑपरेटर लगाना आपके लिए थोड़ा लाजमी हो जाएगा। तो चल इनको एक एक करके आप देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समरी ऑफ ऑल, पहला लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल नॉट है, ठीक है, जिसके लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आप एक्स बेसिकली शो करता है किसी बूलियन वैल्यू को या किसी बूलियन कंडीशन को, तो डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्स जो है, एक्स या तो ट्रू हो सकता है या फिर एक्स जो है वो फॉल्स हो सकता है। तो या तो ये एक्स एक बूलियन वेरिएबल हो
उसके पीछे आप ये नॉट लगा सकते हो, या ये एक्स जो है वो कोई कंडीशन हो, फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी एक कंडीशन है, उसके पीछे आपने नॉट लगाया। तो इसको डिस्कस करेंगे, इसको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं। बट हम इसका ऑपरेशन देख लें कि अगर ये करेगा क्या। बेसिकली नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर एक्स की वैल्यू ट्रू होगी तो ये हमें आंसर दे देगा फॉल्स, और अगर एक्स की वैल्यू फॉल्स होगी तो हमें ये आंसर दे देगा ट्रू। तो जस्ट लाइक जैसे डीएलडी में हमारे पास नॉट गेट होता है, इसी तरीके से ये नॉट ऑपरेटर जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद है, जो किसी भी ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर सकता है और फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर सकता है। तो लेट्स गेट टू सेकंड वन, एंड के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो हो गए दो एम्परसेंड के निशान या दो एंड के निशान। ठीक है, अगेन ये बूलियन ऑपरेटर है, तो इसके एक तरफ एक कंडीशन आएगी या एक बूलियन वेरिएबल आएगा, और दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन आएगी या दूसरा बूलियन वेरिएबल आएगा। तो बेसिकली अगर आपके पास एक्स ट्रू है और वाई ट्रू है तो आपका एंड ऑपरेटर आपको आंसर देगा ट्रू। अदरवाइज बाकी जितने भी कंडीशंस हैं उन सब पे ये फॉल्स हो जाएगा। तो द ओनली वे कि हमारा एंड ट्रू हो सकता है या एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट दे सकता है वो ये है कि एक्स और वाई दोनों का ट्रू होना लाजमी है। देन हमारे पास है लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसकी सिंबल जो है वो ये है। तो लॉजिकल और के अंदर भी अगेन ये एक्स एक कंडीशन भी हो सकती है, वाई एक कंडीशन भी हो सकती है, या एक्स और वाई बूलियन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो फॉल्स सिर्फ उस वक्त होता है जब दोनों कंडीशंस फॉल्स है, अदरवाइज ये ट्रू है। तो एंड और को याद रखने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि एंड सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब एक्स और वाई दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। और लॉजिकल और जो है वो सिर्फ उस वक्त फॉल्स होगा जब एक्स और वाई दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज ये ट्रू है। सो एक टेबल पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इन तीन एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ओके, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रू है, बी ट्रू है, तो ए एंड बी जो है वो ट्रू होगा। अगर ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो ए एंड बी फॉल्स होगा। अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो ए एंड बी फॉल्स होगा। अगर ए फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, तो ए एंड बी फॉल्स होगा। तो लॉजिकल और, अगर ए ट्रू है, बी ट्रू है, तो ए और बी ट्रू होगा। अगर ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तब भी ट्रू होगा। अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तब भी ट्रू होगा। और अगर ए फॉल्स है और बी फॉल्स है तो फाइनली ये फॉल्स होगा। एंड लॉजिकल नॉट इज सो सिंपल, इफ ए इज ट्रू तो नॉट ए फॉल्स है, अगर ए फॉल्स है तो नॉट ए जो है वो ट्रू हो जाएगा। सो अब इसकी जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो है नॉट पे। ठीक है, लॉजिकल नॉट पे। सो लॉजिकल नॉट में हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया। अगेन स्टार्टिंग विद द बूल वैल्यू डन, जिसकी वैल्यू जो है हमने सेट की है फॉल्स, और वाइल के अंदर एक कंडीशन रखी है नॉट डन। ठीक है, अब नॉट डन मीन्स कि अगर डन की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी तो ये इस वैल्यू को फॉल्स कर देगा, और अगर डन की वैल्यू फॉल्स होगी तो इस वैल्यू को ट्रू कर देगा। तो फिलहाल डन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉल्स है, तो ये फॉल्स करे या नॉट की वजह से क्या बन जाएगी, ट्रू। तो इट्स इक्विवेलेंट टू व्हाइल ट्रू, जो कि एक इस तरह का लूप है जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। तो हम इसको स्टॉप करेंगे कैसे, हम इसको ऐसे स्टॉप करेंगे कि हम इस डन की वैल्यू को नीचे जाकर कहीं चेंज करेंगे ताकि ये फॉल्स बन जाए। बाकी प्रोग्राम सिंपल है, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, आपने उसमें यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद आपने ये चेक किया कि इसकी वैल्यू, इसमें ये चेक किया कि अगर ए की वैल्यू जो है वो 0 है तो डन की वैल्यू को जो है वो ट्रू कर दे, और साथ में जो है वो ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर जो है वो डिस्प्ले करे। तो इसके अंदर बेसिकली ये जो कंडीशन है ये स्टॉपिंग कंडीशन बन जाएगी। यही जो है वो डन को ट्रू करेगी, मीन्स वी हैव डन व्हाटएवर वी वांटेड टू डू। तो जैसे ही डन यहाँ पे ट्रू होगा तो यहाँ नॉट ट्रू विल बी इक्वल टू फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा। तो मीन्स प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं दोगे। तो रन करके देखते हैं। Now, for example, मैं यहाँ पे ए की वैल्यू दे रही हूँ 5, तो 5 5 5 25, ए की वैल्यू 7,
2, so it's basically giving us squares of every number which we are given. तो जैसे ही आप यहाँ पर 0 दोगे, ठीक है, जैसे ही आप 0 दोगे तो a मल्टीप्लाई बाय a 0 प्रिंट करवाकर प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसी सेम प्रोग्राम को अगर हम थोड़ी लॉजिक चेंज करके लिखें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a की वैल्यू आपने 1 से इनिशियलाइज की, देन आप यहाँ चेक कर रहे हो a इक्वल टू 0, जिसको आपने पीछे नॉट लगा दिया, मीन्स कि अगर ये कंडीशन ना हो कि a 0 के बराबर है तो लूप को चलाता रहे। तो ये उस वक्त तक चलता रहेगा अगेन जब तक हम a की वैल्यू 0 नहीं देंगे। तो आप ये कंडीशन इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट ज़्यादातर इस तरीके से हम लिखते नहीं हैं, हम वही बूलियन वाला तरीका ही नॉट के साथ ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, बूलियन वेरिएबल को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली आप कोई ना कोई ऐसी कंडीशन बना सकते हो जिसके साथ आप नॉट लिख दो। तो अगेन ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक हम इसको 0 नहीं देंगे। इसके अलावा a नॉट इक्वल्स टू 0 भी कंडीशन इसके लिए सही है। सॉरी, ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया। इसके लिए कंडीशन भी वही सेम काम ही करेगी जब तक आप a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं दोगे, a जो चलता रहेगा, प्रोग्राम चलता रहेगा। खैर इवेंचुअली देयर आर मेनी वेज एक ही कोड को लिखने के। ओके, लेट्स गेट टू अवर एग्जांपल नंबर 2 ना। एग्जांपल नंबर 2 जो है उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑपरेटर, और एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक इंटीजर एज एंड इंटीजर हाइट। एज में इनपुट दे रहे हैं कि हम कैंडिडेट की एज इनपुट लें और हम कैंडिडेट की जो है वो हाइट इनपुट दे रहे हैं। तो बेसिकली हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। तो हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। हमें कंडीशन ये ट्रू चाहिए कि नंबर 1 उसकी एज जो है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, और नंबर 2 उसकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपेरेंटली इट्स लाइक शायद हम किसी आर्म फोर्स कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने 2 कंडीशन दी हैं। आपकी पहली कंडीशन ये है इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, और आपकी दूसरी कंडीशन ये है इफ हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 160। तो अपनी क्लियरिटी के लिए आप चाहो तो इनको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो। अदरवाइज सी प्लस को पता है कि मुझे पहले इन दोनों को चलाना है, यानी एज ग्रेटर देन 18 पहले चलेगी और उसका आंसर निकलेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। हाइट ग्रेटर देन 60 उसके बाद 160 उसके बाद चलेगी और उसका आंसर निकलेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। फिर जो भी आंसर्स आएंगे उन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर चलेगा, एंड ऑपरेशन होगा। तो अगर वो दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर आता रहेगा फॉल्स। तो हमें यहाँ चाहिए क्या, हम ये चाहते हैं कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो हमारा प्रोग्राम जो है वो कैंडिडेट को सिलेक्ट ना करे, अदरवाइज हमें बार बार कहता रहेगा कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड। इसको रन करते हैं, ठीक है। ना फॉर एग्जाम्पल एज है 12 एंड हाइट जो है वो है 167। हमारी एज तो कम है लेकिन हमारी हाइट जो है वो सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है। सॉरी, कैंडिडेट इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। सेकंड टाइम रन करते हैं। एज जो है वो हम कर देते हैं 19, लेकिन जो हाइट है वो है 140। अगेन कैंडिडेट इज नॉट सिलेक्टेड। एक कंडीशन तो ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, एज भी 12 है और हाइट भी जो है 130 है, दोनों फॉल्स है, अगेन नॉट सिलेक्टेड। सो द ओनली वे कि ये ट्रू हो या ये चले या कैंडिडेट सिलेक्ट हो वो ये है कि उसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा हो और उसकी हाइट जो है 160 से ज़्यादा हो। तो ओनली कंडीशन ये उसी वक्त ट्रू बनेगी जब हमारी दोनों जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होंगी, तभी एंड ऑपरेटर जो है वो फाइनल रिजल्ट को ट्रू करेगा और हमारी ट्रू वाली कंडीशन द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड चलेगी। नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 जो है वो और ऑपरेटर पे है, और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली हुई है। इसमें 2 चीजें मैं आपको शो करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि और ऑपरेटर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेकंड चीज ये कि मल्टीपल और आप कैसे यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमें एक इंटीजर मंथ लिया है और इवेंचुअली हम मंथ के अंदर जो है वो यूजर से वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। मंथ मीन्स के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उनमें से उनके नंबर ज़्यादा इनपुट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 1 है, फरवरी 2 है, मार्च 3 है एंड सो ऑन। सो इफ month is equal to 12 और month is equal to 1 और month is equal to 2 मीन्स कि अगर दिसंबर है, जनवरी है या फरवरी है तो हमें डिस्प्ले कर दे इफ विंटर। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा कि ये जो कंडीशंस हैं और पे हमने क्या डिस्कस किया था कि और में अगर दो कंडीशंस आप चेक कर रहे हो और उनमें से कोई एक ट्रू हो गई तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ट्रू। और सिर्फ उस वक्त फॉल्स होता है जब सारी कंडीशन फॉल्स हो। तो यहाँ पे आपकी सारी कंडीशन कुछ कुछ तक फॉल्स होंगी जब आप कोई ऐसा मंथ दोगे जो कि ना दिसंबर है, ना जनवरी है, ना फरवरी है। और कंडीशन ट्रू कब होगी? जब आप इनमें से कोई भी एक मंथ इनपुट दे दोगे, यानी या तो आपने 12 इनपुट दिया या आपने 1 इनपुट दिया या आपने 2 इनपुट दिया। इस तरह का सिमिलर हम केस स्विच केसेस में देख चुके हैं कि हम मल्टीपल केसेस के ऊपर ट्रू होने पर एक चीज चलाते हैं। ये काइंड ऑफ सेम स्ट्रक्चर ही है। सो इन तीनों कंडीशन में जो भी ट्रू होगी वो पूरे इफ को ट्रू कर देगी और ये पूरा इफ सिर्फ उसी वक्त फॉल्स होगा जब ये तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो फॉल्स होंगी। सो अगर हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी है तो विंटर करे। देन मार्च, अप्रैल और मई के लिए यानी अगर मंथ 3 है, 4 है या 5 है तो स्प्रिंग कह दे। ये जस्ट प्रोग्राम के लिए आई नो हमारे मंथ इनको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते सीजन को। अगर मंथ 6 हो, 7 हो या 8 हो तो समर कर दे, दैट इज जून, जुलाई एंड अगस्त। अगर मंथ 9th है, 10th है या 11 है तो ऑटम कर दे। और अगर आप गलत मंथ एंटर करो तो आपको मैसेज कर दे यू एंटर रॉन्ग मंथ। इसको रन करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आप मंथ दे रहे हो 6 तो आपको आंसर देगा समर। अगर आप मंथ दे रहे हो 7 तब भी आपको आंसर देगा समर। अगर आप मंथ दे रहे हो जनवरी 1 तो आपको आंसर देगा विंटर। और अगर आप जो है वो मंथ दे रहे हो 11 तो आपको दे देगा ऑटम। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जिस तरह का भी इनपुट दोगे आपको उसी तरह का आउटपुट डिस्प्ले होगा। सो एक चीज तो ये कि और ऑपरेटर में हमेशा ये होता है कि जब तक सारी फॉल्स नहीं होंगी फॉल्स नहीं होगा। इसकी जगह अगर एंड होता, पहली बात तो एंड यहाँ काम कर नहीं सकता क्योंकि आप एक ही वेरिएबल को ये कह रहे हो कि वो 6 भी हो और एंड 7 भी हो एंड 8 भी हो। इट्स इम्पॉसिबल। वेरिएबल में एक टाइम पे एक ही वैल्यू आती है तो इट्स इम्पॉसिबल कि एक वेरिएबल 6 भी हो, 7 भी हो और 8 भी हो। दिस विल नेवर बी ट्रू। ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। तो जिसका हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि जरूरी है कि आप सही ही ऑपरेटर का इस्तेमाल करो। देन मिक्स एंड मैच भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यूज आपस में और हो रही हो और उनका जो आंसर है उसके बाद आप उसको किसी के साथ एंड कर रहे हो। मीन्स के मंथ 6 है या फिर मंथ 7 है एंड लेट्स मेक इट डेट और डेट जो है वो 3 है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि या तो 6 मंथ हो या 7 मंथ हो, यानी जून हो या जुलाई हो। और जून और जुलाई की कोई एक जो जो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया अभी, हम ये चाह रहे हैं कि पहले ये इसको सॉल्व करें कि पहले तो ये बात निकाले, ये चीज क्लियर करे कि या तो मंथ हमारे पास जून है या मंथ हमारे पास जुलाई है एंड डेट 3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या बन गई कि जून या जुलाई की 3 तारीख अगर हो तो कुछ करना। हम डेफिनेटली समर तो नहीं प्रिंट करवाएंगे, हम इस पे कंडीशन को चेंज कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर जून है या जुलाई है या जो जून की 3 तारीख है या फिर जुलाई की 3 तारीख है तो उस पर कुछ करें। ठीक है, तो इस तरह मिक्स एंड मैचेस जितने मर्जी चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, एंड और एक साथ इस्तेमाल हो सकते हैं।
आप इवन यहाँ पे ये भी कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एंड पहले करना चाहो, ठीक है, और बाद में करना चाहो, तो ब्रैकेट की चेंजिंग से ये चीज चेंज की जा सकती है कि आप कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना चाह रहे हो और कौन सा बाद में। फिलहाल हमने ब्रैकेट इधर लगाए हैं, तो पहले ये परफॉर्म करेगा इसको, इसका जो आंसर आएगा उसको इस वाली फिर इस कंडीशन को सॉल्व करेगा, इसका जो आंसर आएगा फिर उनके बीच में जो है वो एंड करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो प्रिसाइजली इनको डिफाइन किया गया है, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप एंड स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली व्हेन इट अपीयर्स। हमने स्विच में ऑलरेडी ब्रेक को देखा था, जैसे ही ब्रेक का कीवर्ड मिला स्विच की वर्किंग स्टॉप हो गई थी। सो इट कैन डू द सेम इन द लूप्स। ये किसी भी लूप को, चाहे वो फॉर हो, वाइल हो या डू वाइल हो, किसी भी लूप को ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो स्टॉप कर सकती है इमीडिएटली। सो डेफिनेटली हम इसको डायरेक्ट तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लूप को स्टार्ट करें और डायरेक्ट उस पर ब्रेक स्टेटमेंट दे देंगे तो लूप तो चलेगा ही नहीं, जैसे ही लूप चलेगा उसको ब्रेक मिलेगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यूजली ब्रेक स्टेटमेंट किसी इफ कंडीशन के अंदर आती है, यानी अगर ऐसा ना हो तो लूप चलाते रहो, और अगर ऐसा हो जाए तो लूप को स्टॉप कर दो। सेकंड कंडीशन, कंटिन्यू। Continue statement is used inside a loop. When statement appears, control jumps to the beginning of the loop for next iteration, skipping the execution of rest of the statement inside the body of the loop of the current iteration. क्या एक्सप्लेन कर रहा है? बेसिकली कंटिन्यूअस स्टेटमेंट में ये होता है कि हम अगेन इसको लूप्स के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। ये लूप्स को कंट्रोल करने के लिए ही यूज होती है। समटाइम हम ये चाह रहे होते हैं कि लूप के अंदर कुछ पार्ट लूप का किसी खास चीज के थ्रू होने पर, ठीक है, किसी खास चीज के थ्रू होने पर लूप का वो पर्टिकुलर पार्ट ना चले जो उसके बाद है, और लूप अपनी नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ चला जाए। शायद ये जुमले में आपको इतनी आसानी से समझ ना आए जब तक हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू या डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इसको वाइल में यूज कर सकते हो, डू वाइल में यूज कर सकते हो, या इसको फॉर लूप में यूज कर सकते हो। तीनों के लिए एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक वाइल लूप है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आपने एक इफ का स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है तो ब्रेक कीवर्ड एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, ये कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, लूप की कोई भी कंडीशन हो सकती है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बिहेवियर ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, जो क्या करती है। तो जैसे ही इसको इस कंडीशन के ट्रू होने पे यहाँ पर ब्रेक मिलेगा, कंट्रोल आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाइल के बाद वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। तो वाइल लूप विल इमीडिएटली स्टॉप इट एग्जीक्यूशन, और जहाँ पे वाइल लूप खत्म हो रहा है उसके बाद जो भी कुछ होगा, इसके बाद जो कुछ भी होगा वो कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह डू व्हाइल के अंदर भी आप इसको इसके साथ ही इस्तेमाल करते हो। जैसे ही इफ की कंडीशन ट्रू होगी और ब्रेक चलेगा, ब्रेक पूरे आगे वाली स्टेटमेंट्स को एंड एवरीथिंग को स्टॉप करके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। इवेंचुअली आपका जो कंट्रोल है वो इमीडिएटली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। सेम गोज फॉर फॉर के अंदर भी इसको इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक अगर चला, तो ऑटोमेटिकली लूप को स्टॉप करके यहाँ जो भी कोड है उसको चलाना शुरू कर देगा, लूप को एग्जैक्टली स्टॉप कर देगा। तो आपने देखा कि हम हर जगह इसको इसके साथ ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इसके बगैर यूज करोगे तो आपका लूप फर्स्ट आइटरेशन भी चल नहीं पाएगा। जैसे ही वो लूप एंटर होगा उसको ब्रेक कीवर्ड मिलेगा और स्टॉप हो जाएगा। इवेंचुअली आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनके कंपाइलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस तरह की मिस्टेक्स को कंपाइल टाइम पे ही पकड़ लेते हैं कि आप ब्रेक को विदाउट इफ किसी लूप के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ लेट्स गो टू द कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट में फ्लो का अगर देखो, फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका वाइल के अंदर यहाँ पे वाइल लूप की टेस्ट एक्सप्रेशन चलेगी जो स्टेटमेंट से चलेंगी। उसके बाद इसके अंदर आपने कंडीशन दी कि अगर भाई ये ट्रू हो जाए तो कंटिन्यू कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई और कंटिन्यू चला, तो कंटिन्यू उसके बाद की जो स्टेटमेंट है ये वाली उनको नहीं चलाएगा, और वाइल की टेस्ट कंडीशन को दोबारा चेक करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली किसको हम इग्नोर कर रहे हैं, हम इस पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, ये पार्ट इग्नोर हो रहा है। इसी तरह डू वाइल के अंदर
डू वाइल के अंदर कौन सा पार्ट इग्नोर होगा? आपने डू में ये स्टेटमेंट चलाई, ठीक है, एक टेस्ट एक्सप्रेशन को आपने चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो कंटिन्यू हुआ तो अब डू की टेस्टिंग कंडीशन कहाँ है? यहाँ पे। तो इसका कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? डू वाइल का वाइल की टेस्टिंग कंडीशन में। कौन सी स्टेटमेंट इग्नोर कर दी हमने लूप की, या हमने किन को अवॉइड किया? हमने इन स्टेटमेंट को अवॉइड कर दिया। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइम पर किसी खास कंडीशन के ट्रू होने पर पर्टिकुलर स्टेटमेंट ना चलें। ये हम ही चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसी खास कंडीशन पे ना चले। तो अब आप कंटिन्यू इस तरीके से यूज करते हो। फॉर में भी यही होगा। फॉर का इनिशियल, क्योंकि फॉर के अंदर खाली टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं होता, इनिशियलाइज होता है, देन टेस्ट है, देन उसके बाद एक्सप्रेशन अपडेट हो रहा होता है या इंक्रीमेंट हो रहा होता है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट चलाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और कंटिन्यू कीवर्ड मिला तो कंटिन्यू कीवर्ड फॉर के पास जाएगा, लेकिन किसको दोबारा चला देगा? अपडेट एक्सप्रेशन को सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, फॉर में यहाँ पे हमारे पास इस वक्त ए की वैल्यू 1 थी और हम यही चेक कर रहे थे कि अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए तो कंटिन्यू करो। तो वो नीचे की इन स्टेटमेंट्स को अवॉइड कर देगा, ये स्टेटमेंट हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। फॉरन किसके पास जाएगा? अपडेट के पास। आपके ए को अब 2 कर देगा, ठीक है, और फिर टेस्ट एक्सप्रेशन दोबारा चेक करेगा। तो फॉर में थोड़ी सी वर्किंग चेंज हो जाती है। जैसे ही कंटिन्यू मिला, सबसे पहले अपडेट एक्सप्रेशन यानी ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस वगैरह यहाँ जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसके बाद दोबारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर दोबारा ये वाली स्टेटमेंट चलाता रहे और फिर इसको चेक करें। तो कंटिन्यू अगेन किन पे इफेक्ट कर रहा है? सिर्फ इन वाली स्टेटमेंट्स को जो है वो अवॉइड कर रहा है जो कि कंटिन्यू के बाद है। तो हर जगह कंटिन्यू के फौरन बाद जो स्टेटमेंट्स है वो अवॉइड हो जाती है, तो नहीं चलती, वो इग्नोर हो जाती है। सो लेट्स डू द एग्जाम्पल ऑफ ईच। सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट की एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट आपकी स्विच में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो लेट्स सी इट इनसाइड अ लूप। यहाँ एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक फ्लोट नंबर है और सम को हमने रखा है 0.0। while true, again this loop cannot be stopped unless we stop it। तो हम स्टॉप करने के लिए क्या यूज करेंगे? ब्रेक। लेकिन हम चाह रहे हैं कि लूप किसी सर्टेन कंडीशन पे आकर ही स्टॉप हो। तो सी आउट एंटर नंबर, सी इन एंटर नंबर, ठीक है, इनपुट लेगा। उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक करेगा इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0.0। अगर हमने 0.0 एंटर नहीं किया तो सम के अंदर नंबर का इजाफा कर दे, यानी नंबर की जो भी वैल्यू हमने दी है उसको ऐड कर दे किसके अंदर? सम के अंदर। एल्स ब्रेक कर दे। अच्छा, अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब हम 0.0 देंगे, यानी जब यहाँ पे ये आप चेक कर रहे हो अगर नंबर 0.0 के बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या होती जाएगी? ट्रू होती जाएगी। यानी अगर हम कोई भी नंबर दे रहे हैं जो कि 0.0 नहीं है, ये सम में उस नंबर को ऐड करता जाएगा। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर को हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करता है? किसी भी चीज में एडिशन, सम की वैल्यू को चेंज भी करेगा और उसमें नंबर की एडिशन शामिल कर देगा। अदरवाइज अगर आपने वैल्यू 0.0 दी तो क्या चलेगा? ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक चलेगा हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इसकी आउट वाली लाइन पे और हमें जो भी सम की वैल्यू उसने अभी तक कैलकुलेट की है वो सम की वैल्यू डिस्प्ले कर दे। तो इस प्रोग्राम को तो काम क्या है कि हम यूजर को सम देना चाहते हैं, यानी वो जितने नंबर्स भी एंटर करें हम उन सारे नंबर्स की एडिशन उसको डिस्प्ले करके देना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। है फ्लोट वैल्यूज, आप फ्लोट वैल्यूज भी दे सकते हैं जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। ये कह लो कि ग्रोसरी स्टोर वाले के लिए कैलकुलेटर है जिससे वो डिफरेंट आइटम जो हमने खरीदे उसकी वैल्यूज को आपस में ऐड कर सके। तो हम जो जो वैल्यूज देते जाएंगे तो वैल्यूज हमसे लेता जाएगा और हमें आखिर में उसका सम बताएगा। हम वैल्यूज फ्लोट भी दे सकते हैं, इंटीजर भी देंगे तो डजंट मैटर, ठीक है। और आखिर में जैसे ही हम वैल्यू देंगे 0 या 0.0, ठीक है, इट्स सेम। जैसे ही आप वैल्यू 0 दोगे तो आपको जितने भी नंबर्स आपने दिए थे उसका सम डिस्प्ले कर देगा या उसका एडिशन डिस्प्ले कर देगा कि टोटल क्या बना है।
Okay. Now let's get back to the second example. जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारी वो है कंटिन्यूटर। इसमें हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे। देखते हैं, दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं, एक है डिविडेंड और एक है डिवाइजर। इसका मैथमेटिकल टर्म, डिवाइजर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा होता है, डिविडेंड वो नंबर होता है जो डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, एक कैरेक्टर सी एच लिया है फॉर चेकिंग डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन। ठीक है, लूप को बार बार चलाने के लिए डू लूप हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, और हम डिविडेंड की और डिवाइजर की वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इन्हीं में से दो नंबर ले रहे हैं जिनमें से एक वो नंबर है जो डिवाइड करेगा और एक वो नंबर है जो डिवाइड होगा। अच्छा, इस कोड में हम इलीगल डिवाइजर चेक कर रहे हैं। इलीगल डिवाइजर क्या है? हमें ऑलरेडी मैथ्स में कई दफा पढ़ाया जा चुका है कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जीरो इज बेसिकली इलीगल डिवाइडर। ये सिर्फ मैथमेटिकल हिसाब से ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, प्रोग्रामिंग हिसाब से भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रोग्रामिंग में भी क्रिएट करता है, स्पेशली माइक्रो प्रोसेसर के लिए। माइक्रो प्रोसेसर जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, और अगर आप उसको डिवाइड करने के लिए कहो तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता है। इसको हम देखते हैं। सो फिलहाल हम पहले प्रोग्राम को डिस्कस कर लें। सो आप यहाँ क्या चेक कर रहे हो कि लूप चलता रहे, हमसे डिफरेंट नंबर लेता रहे और उनको डिवाइड करके दिखाता रहे। लेकिन अगर हम डिवाइजर जो है वो जीरो दे, यानी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करें, तो वो क्या करे? हमें पहली बात तो प्रिंट कर दे इलीगल डिवाइजर, यानी इस कंडीशन के ट्रू होने पे दो लाइन चले। पहली लाइन प्रिंट कर दे इलीगल डिवाइजर, \n इज फॉर न्यू लाइन, और उसके बाद उसको मिले कंटिन्यू का कीवर्ड। जैसे ही हमने डिस्कस किया था, जैसे ही कंटिन्यू का कीवर्ड पर चलेगा, ये कौन सा लूप है? डू व्हाइल है। इसको कहाँ जाना है? टेस्ट कंडीशन की तरफ। तो हमारा ये पार्ट इग्नोर हो जाएगा और ये पार्ट भी इग्नोर हो जाएगा। ये सारा पार्ट इग्नोर होकर यहाँ क्या करेगा? दोबारा चेक करेगा आइदर सी एच इज नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, सी एच की क्योंकि हमने वैल्यू पर डिफाइन नहीं की है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी और लूप जो है वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप, अच्छा, फिर हम नॉर्मल कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिविडेंड दिया, डिवाइडर दिया और उसकी वैल्यू जीरो नहीं है। अगर उसकी वैल्यू जीरो नहीं है डिवाइडर की, तो ये वाली स्टेटमेंट दोनों नहीं चलेंगी, ये पूरा कोड इग्नोर हो जाएगा। इसके बजाय क्या होगा? आराम से वो हमें बताएगा कोशेंट ये है, रिमाइंडर ये है। कोशेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं विद रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे ये देखो कि ये दोनों वेरिएबल्स लॉन्ग है, और जब लॉन्ग, दो लॉन्ग्स को आप आपस में डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? लॉन्ग डेटा टाइप में, जो कि इंटीजर डेटा टाइप है, तो पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएंगी। और रिमाइंडर ऑपरेटर ऑब्वियसली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिर्फ इंटीजर नंबर्स पे ही काम करता है। फिर आपको प्रिंट करके देगा टू अनदर या वाई और एन। अगर आपने वाई प्रेस किया या कोई भी और चीज प्रेस की तो प्रोग्राम दोबारा चलता रहेगा। प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप एन प्रेस नहीं करोगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी वर्किंग को अब चला के देखते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर डिवाइडिंग 34 with 6, so the quotient is 5। as I told you कि पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी, तो ये कंप्लीट डिवाइड तो करेगा, लेकिन क्योंकि हमने लॉन्ग इंटीजर लॉन्ग दिया है जो कि इंटीजर वेरिएबल है, तो हमें आंसर जो है वो 5 रिटर्न कर देगा। तो क्वेश्चन जो है वो 5 है और रिमाइंडर इज 4। डू यू वांट टू डू अनदर? यस। इस दफा गलत वैल्यू देते हैं, जो कि हमें नहीं देनी। हम 54 को डिवाइड कर रहे हैं जीरो से। हम जैसे ही करेंगे वो कहेगा इलीगल डिवाइजर, रेस्ट ऑफ द कोड उसने इग्नोर कर दिया और दोबारा उसी स्टेप पे आ गया एंटर डिविडेंड पे, यानी कंडीशन दोबारा चेक की तो एच की वैल्यू एन तो नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई।
वाकई सी एच की वैल्यू 1 नहीं है, दोबारा ऊपर गया और एंटर डिविडेंड से दोबारा शुरू हो गया। तो हमने सवा 12 को डिवाइड किया 4 से, क्वोशिएंट इज 3 एंड रिमाइंडर इज 0। वी वांट टू डू अनदर एन, नो, सिर्फ एन स्मॉल एन देने तो ये प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे जो हम कंडीशन दे रहे हैं डिवाइड इक्वल टू 0, हम क्यों चेक कर रहे हैं? मतलब अगर हम ये हटा दें और 0 से डिवाइड करने के लिए कहें तो प्रोग्राम किस तरीके से बिहेव करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी वैल्यू दी और अपने वैल्यू को डिवाइड करने की कोशिश की आपने किससे? 0 से। तो प्रोग्राम हैंग फॉर अ व्हाइल, लेट्स सी, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 9.7, यानी आगे का प्रोग्राम उसने चलाया ही, यहीं से प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया और रिटर्न वैल्यू में एक नंबर आ गया जो कि यूजली आ रहा होता है रिटर्न वैल्यू 0। हम ये भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिटर्न 0 हम लिखते हैं, रिटर्न 0 लिखने का मतलब है कि अगर प्रोग्राम अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन करके बंद होता है तो हमेशा यहाँ पे आंसर आता है रिटर्न वैल्यू 0। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अगर वो वैल्यू एक नंबर हो, सो दैट नंबर रिप्रेजेंट कि देयर वाज अ प्रॉब्लम, एंड नंबर यूजुअली जब भी प्रोग्राम में कोई एरर जनरेट होता है, रन टाइम एरर, जो कि कंपाइल टाइम नहीं है, कंपाइल टाइम पे हमने एरर नहीं जनरेट हुआ, रन टाइम एरर है। तो रन टाइम एरर जब भी आता है तो रिटर्न वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इसे दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वैल्यू दी 23, उसको 7 से डिवाइड किया, नो, सी इज सेइंग रिटर्न वैल्यू 0 बिकॉज ये नॉर्मल टर्मिनेशन है। हमने सब कुछ सही किया, उससे पूछा डू यू वांट टू रन अदर, वी सेड नो। तो ये जब नॉर्मल टर्मिनेशन है तो रिटर्न वैल्यू हमेशा 0 आती है, अदरवाइज एक पॉजिटिव नंबर जो है वो रिटर्न हो जाता है। ओके, अब हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने लेक्चर के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर डिस्कस किया, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस किए, उनकी एग्जांपल्स देखी, उसके अलावा हमने ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड डिस्कस किया। तो अब इन्हीं का मिक्स एंड मैच यूज करोगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 1 ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेना है एंड चेक वेदर गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको ये चेक करना है कि जो अल्फाबेट उसने एंटर किया है, यानी जो भी उसने कैरेक्टर एंटर किया है, आया उसने अल्फाबेट एंटर किया है, उसने स्पेशल कैरेक्टर एंटर किया है, या उसने डिजिट एंटर किया है। इसके लिए लॉजिक के लिए आपको इफ एंड एल्स यूज करना है और एक और कंडीशन भी रखनी है कि अगर यूजर एंटर प्रेस करे तो प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाए। तो यू नीड टू यूज द मिक्स एंड मैच लूप है, ठीक है, कंटिन्यूसली चल रहा है और बार बार इनपुट ले रहा है। आप एज आउटपुट में देख सकते हो कि ये लूप की तरह है, बार बार चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसने इनपुट करेक्टर का आपने ए दिया, इसने प्रिंट कर दिया अल्फाबेट है, फिर अगर आप कैपिटल ए दे दो या कैपिटल बी दे दो, कुछ भी दो, तो वो कहे अगेन ये क्या है कि ये अल्फाबेट है। इसके अलावा अगर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर जो कि ए बी नहीं है, हैश दिया है, तो वो क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स है। और अगर आप कोई नंबर दो 1 2 3, तो वो क्या है, नंबर है। अच्छा, इसमें एक चीज, नंबर्स जो है वो डिजिट की बात हो रही है, डिजिट की बात नहीं हो रही। मीन्स नंबर जो है या तो 0 हो सकता है या 1 या 2, डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 0 हो या 1 हो या 2 हो, ठीक है, या 3 हो, यही दे सकते हो उसके पास। मल्टीपल नंबर्स नहीं दे सकते, फॉर एग्जाम्पल 43 नहीं दे सकते। रीजन ये है कि हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और कैरेक्टर डेटा टाइप में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आता है। सेकेंड चीज ये कि अब हिंट कि आप ये करोगे कैसे। बेसिकली इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आस्की कोड, ठीक है। आस्की कोड आप हमने पहले भी डिस्कस किया है, लास्ट हमने एग्जांपल में दे भी दिया था, आस्की चार्ट आपको दे दिया था। तो हिंट ये है, नंबर 1, अल्फाबेट ए से लेकर स्मॉल अल्फाबेट ए से लेकर अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट जेड तक अलग आस्की कोड होते हैं। कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक अलग आस्की कोड होते हैं। इसके अलावा डिजिट्स उनके 0 1 2 3 4 6 9 तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक उसके अलग आस्की कोड होते हैं। एंड जो बच जाते हैं, यानी अगर कोई चीज अल्फाबेट नहीं है, सॉरी स्मॉल अल्फाबेट नहीं है, कैपिटल अल्फाबेट नहीं है, ठीक है, और वो नंबर नहीं है,
तो ऑब्वियसली वो स्पेशल कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी कि आपको क्या लगानी है। Let's get to the exercise number 2. Write a program which uses the following pattern. Which prints the following pattern. आपको loops यूज करने हैं और वो भी nested loops यूज करने हैं। नेस्टेड लूप हम डिस्कस किए थे, फॉर लूप पिछले लेक्चर्स में, लूप के अंदर एक और लूप हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एनालाइज करो कि 1 है, then ये 2 है, then ये 3 है। तो एक लूप तो ये चल रहा है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, और इसकी हर वैल्यू के बाद हमें एक डैश मिलता है। फिर एक दूसरा लूप है जो कि उल्टा चल रहा है, 9 8 7 6 5 4 3 सॉरी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड देन 1। तो एक लूप हमारा असेंडिंग ऑर्डर में 1 से लेकर 10 तक, दूसरा लूप हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। उन दोनों लूप्स के बीच में, यानी एक 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 लूप की वैल्यू और दूसरे लूप की वैल्यू के बीच में वो डैश भी प्रिंट कर रहा है। एंड ये सब चीजें कितनी दफा हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देयर माइट बी एन आउटर लूप जो 10 दफा चले, उसके अंदर आपको ये नेस्टेड लूप यूज करने हैं, जो कि एक लूप तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, लेकिन दूसरा लूप जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, और बीच में ये डैश जो है वो हर एक आइटरेशन के बाद जो है वो डैश साथ से प्रिंट करता रहेगा। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम व्हिच प्रिंट्स द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न को अगर एनालाइज करो तो ये ट्रायंगल की शेप में आया, लेकिन इसको ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ हमें स्पेस प्रिंट करवानी पड़ी है। तो अगर आप एनालाइज करो कि अगर एक स्टार है तो स्पेसेस कितनी आएंगी, 3 स्टार्स है तो स्पेसेस कम आएंगी, 5 स्टार्स है तो स्पेसेस और कम हो जाएंगी, 7 स्टार्स के स्पेसेस और कम हो जाएंगी, 9 है, एंड देन इवेंचुअली 2 3 4 5 11 है। ठीक है, तो इट्स 1 3 5 7 9 एंड 11 और नंबर की सीरीज चल रही है। और ये स्पेसेस थोड़ी सी आप एनालाइज करना, तो ये भी शायद एक डिसेंडिंग ऑर्डर में स्पेसेस चल रही है। सो देयर कैन बी मिक्स एंड मैच, आप अपनी किसी तरीके की लॉजिक यूज कर सकते हो। ये भी दो लूप से ही मिलकर बनेगा। एक लूप जो है, या दो वेरिएबल्स कह लो, कि एक चीज जो है वो आपके स्टार्ट को कंट्रोल कर रही होगी। ये लूप भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम लूप 1 दफा चले, सेकेंड टाइम लूप 3 दफा चले, फिर लूप जो है वो 7 टाइम चले, फिर लूप 9 टाइम चले। और साथ में ये चीज कि एक और चीज कि फर्स्ट टाइम ये स्पेसेस 7 प्रिंट हो, फिर 5 प्रिंट हो, फिर 3 प्रिंट हो, और व्हाटएवर। ये थोड़ा सा एनालाइज करके देखना कि स्पेसेस का गैप कितना आ रहा है, तब आपको जाके ये पैटर्न सही तरीके से बनेगा। तो अगेन इट कंटेन्स मोर देन 1 वेरिएबल्स, और यू कैन से इट कंटेन्स मोर देन 1 लूप। थोड़ा सा लॉजिक को थोड़ा सा अब ये मैं चाहूंगी आप खुद एनालाइज करो इसको किस तरीके से करोगे। देन एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 अच्छा, एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर लिया हमने। हाँ, एक्सरसाइज 4 दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट हैंडी एक्सरसाइज, लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, स्पेशली मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसको आप 1 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर दो। ठीक है, वो नंबर 1 से लेकर 99 तक कोई भी हो सकता है। एक नंबर जो है वो इंटीजर नंबर जो है वो इनपुट ले आते हैं, सिर्फ एक नंबर। और अगेन लूप जो है वो चलता रहे, बार बार चलता रहे जब तक आप खाली नंबर नहीं देते। यानी कब एग्जिट होगा, जब आप कुछ भी नहीं दे रहे, आप खाली एंटर कर रहे हो, तो लूप जो है वो एग्जिट हो। तो इसको आप किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे बल्कि सॉरी 0 कर दो इसको। अगर आप कुछ भी 0 एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो लूप जो है एग्जिट हो जाए। इसको चेंज कर दो प्लीज, इसको 0 कर दो कि अगर आप 0 एंटर करो तो लूप जो है वो आपका एग्जिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम खाली एंटर कराने पे एग्जिट इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि ये 55 एक इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर्स में स्पेस को या बैकस्लैश हमने पहले किया था, बैकस्लैश आर एंटर के कोड को चेक किया था, लेकिन हम इंटीजर वेरिएबल्स में बैकस्लैश आर चेक नहीं कर सकते, या हम इंटीजर वेरिएबल्स में नो वैल्यू को चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा
कि वो 0 पे जाकर एग्जिट हो। हम जैसे ही 0 प्रेस करें प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाए। अच्छा, अगर हम 0 नहीं दे रहे, 1 से लेकर 99 तक कोई वैल्यूज दे रहे हैं तो क्या हो? अगर हम 55 दें तो वो हमें इंग्लिश में वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दे और हमें आंसर दे 55। अगर हम 3 दे रहे हैं तो आंसर आए 3, अगर हम 20 दे रहे हैं तो आंसर आए 20। अच्छा, नंबर 1, यहाँ पे मल्टीपल स्विच केसेस कहा गया। आप एक स्विच केस के अंदर ये नहीं कर सकते। ऐसे नहीं करना कि आपने एक स्विच बना दिया और उसके अंदर आपने 99 केसेस बना दिए और हर केस के अंदर एक नंबर प्रिंट करवा दिया। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट लाइक दिस। इस तरह ये 100 लाइन से ज़्यादा का कोड हो जाएगा और हमें ये कोड रखना है ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाइन। 35 लाइन से अबव ये कोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ दीज आर द हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 4। ये हिंट्स यूज करोगे तभी इसको बना पाओगे। नंबर 1, रन द प्रोग्राम इफ नंबर इज बिटवीन 199। पहली चीज तो आपको ये चेक करनी है कि अगर यूजर 1 से लेकर 99 तक वैल्यूज दे रहा है तभी प्रोग्राम चले, और अगर 0 दे रहा है तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। ठीक है, नंबर 2, अगर एक नंबर दे रहे हो जो कि 2 डिजिट है, हमारे पास 2 ही तरह के नंबर डाल सकते हैं। या तो नंबर होगा 1 डिजिट वाला, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या हमारे पास नंबर होगा 2 डिजिट वाला। ठीक है, तो अगर आप 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर दे रहे हो तो आपको इसके दोनों डिजिट को अलग अलग करना है। आपको 7 अलग करना है और 6 अलग करना है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत मशहूर है। 2 डिजिट वाले नंबर को अलहदा-अलहदा करने के लिए हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं और हम इसका रिमाइंडर भी लेते हैं 10 के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 70 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 7। वाई? बिकॉज हम डेटा टाइप लेंगे इंटीजर। ठीक है, तो जब आप एक इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको पॉइंट में नहीं मिलेगा, आपको आंसर क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, पॉइंट वाली वैल्यू कट जाएगी। तो ये आपको आंसर देगा 7। और अगर आप रिमाइंडर ऑपरेटर को पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम 76 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। सो सी वी हैव 7 एंड 6, हमारे दोनों डिजिट अलग अलग हो गए जैसे हम करना चाह रहे थे। नाउ नंबर 2, we can use the way to obtain we can use this way to obtain the separate digits of two digit number to store in different variables। तो ये अलग अलग डिजिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 7 मिल गया, 6 मिल गया, इनको तो अलग अलग वेरिएबल्स में ना लो। फॉर एग्जाम्पल तो वेरिएबल्स डिजिट कर लो, ए बी हो, नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट हो, जो भी वेरिएबल का नाम आप रखना चाहो। मुझे ए बी अच्छा लगता है इसलिए मैंने ए बी रखा। ठीक है, तो ए में मेरी वैल्यू चलेगी 7 और बी में मेरी वैल्यू चली गई 6 बाय यूजिंग दिस जर्नल फार्मूला। ये फार्मूला जर्नल होगा। ठीक है, ये नहीं कि 7 यही लिख दो। आपको देखना पड़ेगा कौन से वेरिएबल में आपने वैल्यू इनपुट ली है, उस वेरिएबल को डिवाइड करोगे 10 से या उस वेरिएबल को रिमाइंडर करोगे 10 से। अच्छा, फिर अगर यूजर इनपुट करता है एक डिजिट वाला नंबर, फॉर एग्जाम्पल 6, तब भी ये सेम चीज सही तरीके से काम करेगी। किस तरीके से? 6 जब डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, और जब आप 6 रिमाइंडर 6 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6। यानी आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी 0 और आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी 6। सो बेसिकली बी में हमारे वंस आएंगे। बचपन में पढ़ा होगा 1 10 100 1000। ठीक है, ये डिजिट की वैल्यूज होती हैं। तो बी में हमारे पास होंगे हमारे 1 और ए में हमारे पास होंगे हमारे 10। ठीक है, उसके बाद आपने ये चेक करना है। ठीक है, आप इसके थ्रू चेक करोगे तो अगर आपका नंबर 10 से 19 के बीच में, ये अलग तरह का एक केस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड क्या आएंगे? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 10 से लेकर 19 तक आपने एक स्विच केस चलाना है। ठीक है, जो पहले चेक करना है क्या वैल्यू 10 और 19 के बीच में, यानी वैल्यू 10 या 10 के बराबर है और 19 के बराबर है या 19 से छोटी है। ठीक है, इस रेंज के बिटवीन आ रही है। सो यू नीड एन ऑपरेटर या और ऑपरेटर, देखना कौन सा लगाओगे इसके अंदर। ठीक है, सो आपको मल्टीपल ये रेंज चेक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो दैट दैट अप टू यू। मैं
एग्जैक्ट हिंट नहीं दे रही तो मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बताना चाह रही, तो ये थोड़ा सा खुद सोचो कि बीच में क्या लगेगा। सर रेंज जो जब आप चेक करोगे तो अगर इस रेंज के बीच में नंबर आ रहा है तो एक स्विच केस चले जिसके अंदर सिर्फ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 केसेस हैं और इन 10 केसेस के अंदर ये 10 वर्ड्स वाले 10, 11, 12 के प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। देन एक एल्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो एल्स के पास जाए और एल्स एक अलग तरह का स्विच चलाए जो कि ए को चेक कर रहा है और ए क्योंकि हमारे 10 हैं तो हमें क्या प्रिंट करना है 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 एंड 90, ठीक है। तो यानी 10 हमारे किसमें है, ए में। ए अगर 7 है तो क्या प्रिंट कर दे 70। फिर दूसरा स्विच चलाए जो कि बी की वैल्यू को चेक करे, ठीक है, और बी की वैल्यू के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक प्रिंट करें। फिर अगर आप फॉर एग्जाम्पल डी की वैल्यू जो है वो 0 है या ए की वैल्यू जो है 0 है तो हर स्विच के अंदर देखो ये डिफरेंट स्विच है, ये डिफरेंट स्विच है। जीरो को डील करने के लिए आपने डिफॉल्ट केसेस यूज करने हैं दोनों स्विचेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 है तो कुछ ना करें, यानी अगर नंबर मैंने लिया है 20 तो मेरा 2 चला जाएगा ए के अंदर और मेरा 0 चला जाएगा बी के अंदर। तो ये खाली प्रिंट करे 20 और 0 तो नहीं, ऐसा तो नहीं लिखेगा ना 20 0। तो हम 0 को डिफॉल्ट केसेस में डील करेंगे। अगर वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ना हो, इसके अलावा कुछ हो तो ऑब्वियसली 0 ही होगी ना, और तो कुछ नहीं आ सकता जो हमने फार्मूला पे यूज किया। तो अगर वैल्यू डिफॉल्ट केसेस के अंदर ये है कि आप कुछ भी प्रिंट ना करवाओ, यानी अगर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यू नहीं है तो कुछ ना प्रिंट करें। सेम गोज फॉर दिस वन, 10 के लिए भी यही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये 6 लिया है आपने, आपके ए में 0 है, तो अगर ए 0 है तो क्या करें, डिफॉल्ट केस चला दें और कुछ भी प्रिंट ना करें। तो इन दिस वे आपका प्रोग्राम सही तरीके से वर्क करेगा। बाकी जस्ट एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मींस इट्स जस्ट द सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ कोड। कोड कौन लिखेगा, कोड आप ही लिखोगे। अगेन रिपीट कर रही हूँ, 35 लाइन से कोड ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इवेंचुअली ज्यादा भी चलो 40 तक पहुंच जाए, बस 40 लाइन से कोड एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। Otherwise, you can ask questions anywhere you want. Allah Hafiz.